यहाँ से हम वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अपना हमारा कि व्हाट डू मीन बाय यूनियन। तो यूनियन किसके सिमिलर है? यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर के सिमिलर है, लेकिन इसमें बिल्कुल ज़रा सा डिफरेंस होता है। तो पहले अपन इसको समझेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स। सेम डेफिनेशन किसकी थी? स्ट्रक्चर की थी। इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में यहाँ पर आपका डेटा स्टोर होगा, बट ऑल दी मेंबर शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर यूनियन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने? बट ऑल दी मेंबर्स शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। समझते हैं अभी अपन इसको। एंड ओनली वन मेंबर कैन बी यूज्ड एट ए टाइम, एक बार में केवल एक ही मेंबर का मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। सिंटेक्स की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो स्ट्रक्चर की जगह पर, स्ट्रक्ट की जगह पर यूनियन आ जाएगा, स्ट्रक्चर नेम की जगह पर यूनियन नेम आ जाएगा। बाकी पूरा एज इट इज सिंटेक्स है जो कि अपन ने वीडियो नंबर 4 में समझा। इसके बाद अगर मुझे इस यूनियन को इस्तेमाल करना है तो मुझे यूनियन का एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंटेक्स होगा उसका, यूनियन आएगा, यूनियन का नेम आएगा और वेरिएबल आएगा। अब आगे समझते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा यूनियन डेमो, जैसा कि अपन ने स्ट्रक्चर में बिल्कुल लिखा था। तो स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर मैंने यूनियन डेमो लिखा। पहला डेटा मेंबर मैंने कैरेक्टर बताया, अगला मैंने एक्स, अगला एफ लिखा अपन ने। अब जब मैं यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इस सिंटेक्स के मुताबिक, तो जैसे ही मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा यूनियन डेमो डी, तो यहाँ पर 4 बाइट लगेगी। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। वहां पर स्ट्रक्चर के केस में क्या हुआ था? स्ट्रक्चर के केस में टोटल 9 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बना था, याद करो। एक था CH के लिए, एक था X के लिए और एक था F के लिए। ये 1 बाइट था, 4 बाइट और 4 बाइट था, तो टोटल 9 बाइट लगी थी। तो यहां पर हमने लिखा बट ऑल दी मेंबर्स शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। तो यहां पर मैंने 4 बाइट क्यों ली? क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ा डेटा मेंबर है वो कौन है? इंटीजर और फ्लोट है। इंटीजर भी 4 बाइट का है और फ्लोट भी 4 बाइट का है। तो यूनियन के अंदर जो सबसे बड़ा डेटा मेंबर होता है, जो सबसे बड़ा साइज होता है, वही मेमोरी ब्लॉक हमको मिलेगा, अलोकेट होगा। यहां पर हर डेटा मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होता है। यहां पर केवल सिंगल मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होगा। तभी यहां पर मैंने लिखा ऑल दी मेंबर्स शेयर सेम मेमोरी लोकेशन एंड ओनली वन मेंबर कैन बी यूज्ड एट ए टाइम। और इस मेमोरी ब्लॉक को केवल एक ही मेंबर यूज करेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में तीनों चीजें अलग अलग होगी। इसका मतलब मैं स्ट्रक्चर से रिकॉर्ड को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन यूनियन में तीनों में से केवल एक बार में एक ही चीज चलेगी। इसका मतलब मैं यूनियन में किसको हैंडल कर सकता हूं? ऑप्शंस को। तो यहां पर ऑप्शन कितने होंगे? अगर मुझसे कहा मेल फीमेल, तो आप या तो मेल पे क्लिक करोगे या फीमेल पर क्लिक करोगे, तो मुझे 2 अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं, 2 मेमोरी ब्लॉक अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल, SC, SC, अदर, OBC, तो मुझे अलग अलग वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करके वो काम कर सकता हूं। इसका मतलब यूनियन किसका काम करेगा? ऑप्शन का। आगे अपन एक प्रोग्राम देखते हैं और उसका आउटपुट समझते हैं अपन कि उसका आउटपुट क्या आएगा। सेम प्रोग्राम उठाएंगे अपन जो हमने किसमें बनाया था? स्ट्रक्चर में। तो चलिए यहां पर हमने वही स्ट्रक्चर वाला एग्जांपल उठाया, यूनियन डेमो डिक्लेयर करा मैंने। स्ट्रक्चर की जगह पर अपन ने यूनियन लिखा, खाली इतना सा चेंज हुआ, बाकी पूरा वही का वही। यूनियन का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा 4 बाइट का, ठीक है ना, क्योंकि अभी अपन ने समझा कि केवल कितनी बाइट लगेगी इसको? 4 बाइट। यहाँ पर कौन कौन होगा? CH भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, X भी इस्तेमाल कर सकता है और F भी इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल सा, एंटर वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। तो अपन ने %D, %C, %F की मदद से M% ऑफ D.X। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा? M% ऑफ D.X, तो यहाँ पर Z आ गया। उसके बाद मैंने लिखा M% ऑफ D.CH लिखा मैंने, तो कैरेक्टर आ गया। उसके बाद जैसे मैं लिखूंगा M% ऑफ D.X, तो यहाँ पर ये कैरेक्टर हट जाएगा। अब इसको कौन इस्तेमाल करेगा? इंटीजर इस्तेमाल करेगा। उसके बाद मैंने M% ऑफ D.F लिखा, तो अब उसको कौन इस्तेमाल करेगा? फ्लोट इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर 3.14 आया। अब जब मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा कि वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज %C, तो मुझे कैरेक्टर की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये गार्बेज डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि Z तो करप्ट हो चुका है, Z खत्म हो चुका है। अगला, जैसे मैं इंटीजर की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा तो इंटीजर भी मुझे नहीं मिलेगा, तो ये भी अगेन मुझे गार्बेज शो करेगा। हाँ, जब मैं फ्लोट की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा तो मुझे फ्लोट मिलेगा। सर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही मेमोरी ब्लॉक है, उसे पहले कैरेक्टर ने इस्तेमाल करा, उसके बाद उसे फ्लोट इंटीजर ने इस्तेमाल करा और उसके बाद उसे फ्लोट ने इस्तेमाल करा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि स्ट्रक्चर के केस में तीनों के लिए ही मेमोरी ब्लॉक अलग अलग बनेगा, जबकि यूनियन के केस में तीनों के लिए मेमोरी ब्लॉक एक बनेगा और जो सबसे लास्ट में उसको एक्सेस करेगा वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, बाकी सबकी वैल्यू गार्बेज हो जाएगी। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि कई सारी एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन।
तो पिछली वीडियो में अपन ने आखिरी में स्ट्रक्चर पढ़ा था और इस वीडियो के अपन ने शुरू में यूनियन पढ़ा। तो दोनों चीज़ में सिंपल सा डिफरेंस है, अभी आपने समझ लिया, लेकिन इसको एग्जाम में लिखने का क्या तरीका है वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सेम चीज़, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बट ऑल द डेटा मेंबर शेयर्ड सेम मेमोरी लोकेशन। अगला, यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो स्ट्रक्चर के केस में हम स्ट्रक्चर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ है ना। स्ट्रक्चर के केस में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूनियन के केस में हम यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगला, ऑल दी मेंबर यूज डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। हर मेंबर अलग अलग मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करेगा। ये एक्चुअल में डेफिनेशन में भी आ गया, लेकिन अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिखा, क्योंकि अपन को सामने वाले के दिमाग पर चोट मारनी है। अगला, ऑल दी मेंबर शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, जो कि अभी अपन ने समझा। अगला, यहाँ पर साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक बेस्ड ऑन ऑल दी डेटा मेंबर। जो मेमोरी ब्लॉक का साइज होगा वो किस पर बेस्ड होगा? सारे डेटा मेंबर पर बेस्ड होगा। जैसे अपन ने लिया था कैरेक्टर के लिए अलग, इंटीजर के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट डेटा मेंबर। तो एक्चुअल में हमारे ये 4 डिफरेंस थे, लेकिन डिफरेंस को कम से कम हमको 5-7 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। 5th पॉइंट पर अपन दोनों का सिंटेक्स लिख देंगे। सिंटेक्स लिखने के बाद एग्जांपल लिख देंगे अपन, वही डेमो वाला, स्ट्रक्ट डेमो, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कैरेक्टर ch, इंटीजर x और फ्लोट f। सेम चीज यहां पर भी लिख देंगे अपन, यूनियन डेमो करके लिख देंगे। उसके बाद एग्जांपल और मेमोरी ब्लॉक बना देंगे। यहां पर 9 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनेगा, जो आप स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, और यहां पर 4 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। इसके बाद हम यहां पर प्रोग्राम पूरा उतार देंगे। कौन सा वाला? स्ट्रक्चर वाला पूरा प्रोग्राम, जहां पर अपन ने वैल्यू रीड करी थी यूजर से, किसकी किसकी? कैरेक्टर की, इंटीजर की और फ्लोट की। तो इस तरह से मैं आराम से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस तरह से मैं आराम से पूरे यूनियन और स्ट्रक्चर का डिफरेंस को मैं 7 पॉइंट में बाइफरकेट कर सकता हूं। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। एक्सप्लेन करना हमको अलग अलग डिफरेंट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का। इसका मतलब समझते पहले अपन, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और क्रिएटिंग अ मेमोरी ब्लॉक एट रन टाइम और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सुनो मेरी बात, अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, तो x का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक बना, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कारण बना। तो अगर कोई मेमोरी ब्लॉक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कारण बनता है, तो उसको कहा जाएगा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और ये जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में बनेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम चले और किसी कंडीशन के तहत मैं मेमोरी ब्लॉक बनाना चाहूं, यूजर से पूछकर अगर मैं मेमोरी ब्लॉक बनाना चाहता हूं, वेरिएबल को डिक्लेयर न करते हुए यूजर से पूछकर मैं प्रोग्राम के रन टाइम पर अगर कोई मेमोरी ब्लॉक बनाना चाहता हूं, तब मैं इस्तेमाल करूंगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का। अब यहां पर मुझे 4 अलग अलग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन मिलेंगे। नंबर 1 होगा मेलॉक, अगला होगा कैलॉक, अगला होगा रीअलॉक और आखिरी होगा फ्री। तो ये 3 फंक्शन तो मेमोरी ब्लॉक बनाने के लिए होंगे, और आखिरी फंक्शन जो होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो भी मैंने मेमोरी ब्लॉक बनाए, इसको मेमोरी से ख़त्म करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। जब भी मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करता हूं, तो वहां पर मुझे 2 तरह की मेमोरी मिलेगी। एक मेमोरी मिलेगी मुझे स्टैक मेमोरी, और एक मेमोरी मुझे मिलेगी हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी एक लिमिटेड मेमोरी होती है, इसमें अगर मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी तो ये ओवरफ्लो का या सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर देगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई हीप मेमोरी होगी तो ये कभी भी फुल नहीं होगी, और इसमें जो भी मेमोरी ब्लॉक बनाऊंगा वो मैं खुद बनाऊंगा, ना कि वेरिएबल को डिक्लेयर करके बनाऊंगा। और जो भी मेमोरी ब्लॉक में हीप में बनाऊंगा, उसे मुझे खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। किसकी मदद से? फ्री फंक्शन की मदद से। अगर मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, तो जब तक मेरी मशीन चालू रहेगी, ये मेमोरी ब्लॉक में ये वेरिएबल बना रहेगा। स्टोरेज क्लास की तरह नहीं कि अगर वेरिएबल प्रोग्राम चल रहा है जब तक बना रहेगा, या फंक्शन चल रहा है तब तक बना रहेगा। नहीं, अगर मैं डायनामिकली मेमोरी को अलोकेट करता हूं, तो वो हीप मेमोरी में बनेगा, और वो तब तक बना रहेगा जब तक कि मेरा मशीन चलती रहेगी। अगर मैं मशीन बंद नहीं करूंगा, तो ये मेमोरी ब्लॉक मेमोरी में बना रहेगा। तो उसे मुझे फ्री करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं मेलॉक की। तो मेलॉक क्या चीज़ है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, जो कि क्या करेगा? मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करेगा एट रन टाइम। उसका सिंटेक्स होगा मेलॉक, ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? साइज। दूसरा जो होगा वो केलॉक होगा। तो केलॉक के लिए मैं सिंटेक्स क्या इस्तेमाल करूंगा? केलॉक, और ब्रैकेट में क्या चीज़ इस्तेमाल करूंगा मैं? साइज मल्टीप्लाई बाय n। इसका मतलब साइज क्या होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यहाँ पर मैं साइज फिक्स बताऊंगा। लेकिन मैं अगर साइज का एक अरे चाहता हूं मैं, तब मैं इस तरह का सिंटेक्स इस्तेमाल करूंगा।
रीअलोक का मतलब होता है कि मेलॉक और केलॉक से जो भी मैंने मेमोरी ब्लॉक बनाया है उसको रीअलोकेट करना, मतलब उसका साइज कम ज़्यादा करना। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा रीअलोक, और ब्रैकेट में आ जाएगा पॉइंटर। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट क्या देना पड़ेगा मुझे, पॉइंटर, और यहाँ पर मुझे फिर साइज बताना पड़ेगा। तीसरा जो फोर्थ आखिरी वाला जो फंक्शन है उसको अपन अभी आगे पढ़ते हैं। पहले इन तीनों में अपन एक मेलॉक का एग्जांपल समझ लेते हैं। तीनों ही फंक्शन का काम है वॉइड पॉइंटर रिटर्न करना। इसका मतलब जब भी मैं इन तीनों फंक्शंस का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये जो फंक्शन जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो पॉइंटर स्टोर करेगा। तो आगे हम एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं कि मेलॉक या केलॉक या रीअलोक किस तरह से काम करता है। मेलॉक और फ्री को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके पहले अपन फ्री की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का फोर्थ पार्ट है, विच इज़ यूज्ड टू डीएलोकेट, मतलब ये जो मेमोरी हमने ब्लॉक बनाया था उसको डीएलोकेट करेगा। विच इज़ यूज्ड टू डीएलोकेट द मेमोरी ब्लॉक विच इज़ क्रिएटेड बाय मेलॉक और केलॉक। तो मेलॉक और केलॉक ने जो मेमोरी ब्लॉक बनाया था उसको मेमोरी में से ख़त्म करने के लिए हम इस फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्री के अंदर ब्रैकेट में पॉइंटर आ जाएगा, वह पॉइंटर जो उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये मैंने पी बनाया, तो पी के पास अभी कोई एड्रेस नहीं है, इसका मतलब पी के पास गार्बेज वैल्यू है। जब भी मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी। चलिए अब मैं पी को असाइन कर रहा हूँ, क्या असाइन कर रहा हूँ, मेलॉक। मैंने कहा एक मेमोरी ब्लॉक बनाया जाए, मेमोरी एलोकेट करी जाए। कितनी मेमोरी एलोकेट करी जाए, जितने की इंटीजर का साइज होता है। तो यहाँ पर एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बन गया, 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बन गया, उसका एड्रेस 4040 आया। अब ये जो 4040 है ये इंटीजर के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा कि मेमोरी ब्लॉक बनाया जाए जितना कि इंटीजर को साइज लगता है। तो ये जो 4040 है इस मेमोरी ब्लॉक का कोई डेटा टाइप नहीं है, सिर्फ मैंने बताया है कि इंटीजर को जितना लगता है उतना साइज बताए। तो ये जो 4040 जो मेरा एड्रेस आएगा ये एक वॉइड टाइप का एड्रेस आएगा। तो इस वॉइड टाइप को एड्रेस को मुझे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी। तो मैंने यहां पर एक टाइप कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा जो कि इंटीजर पॉइंटर है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं पी को कि हम जो इधर से एक एड्रेस दे रहे हैं वो इंटीजर का एड्रेस है। जैसे ही ये काम करेगा तो इस पॉइंटर में 4040 स्टोर हो जाएगा और ये पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। ये काम कब होगा, जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। तो रन करने पर ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो किसी कंडीशन के अंदर हो चाहे विदाउट कंडीशन हो, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो मेमोरी ब्लॉक बनेगा। और मेमोरी ब्लॉक बनने के बाद हम क्या लिख रहे हैं, स्टार पी। पॉइंटर की वीडियो में हमने समझा था पी पर, है ना, पी मतलब पर, मतलब 4040 पर किसको रख दो, 25 को रख दो। तो मैंने यहाँ पर 25 को स्टोर कर दिया। उसके बाद अपन उसी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं कि वैल्यू एट गिवन मेमोरी लोकेशन इस %ld। और मैंने बोला स्टार पी मतलब वैल्यू एट एड्रेस, और स्टार पी वैल्यू एट एड्रेस मतलब वैल्यू एट 4040। तो वहाँ पर 25 डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आखिरी में पी लिखा, फ्री करवा दिया मैंने पी को, क्योंकि मेरे फ्री का जो सिंटेक्स होता है वो फ्री पॉइंटर होता है। तो जैसे ही मैं फ्री पी लिखूंगा तो फ्री पी लिखते से ही जो मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और यहां जो मेरा पॉइंटर है अब वो किसी भी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का तीनों चारों फंडा समझ में आ गया होगा। एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद चारों टाइप आ जाएंगे, चारों टाइप के बाद मेलॉक के बारे में लिखेंगे, मेलॉक के बाद सिंटेक्स अपन तीनों चारों का लिखेंगे, और मेन आपको फ्री के बारे में लिखना है। फ्री का लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बताएंगे, और जो मैंने मेमोरी ब्लॉक बनाया था वो मेमोरी ब्लॉक बनाने के बाद उस मेमोरी ब्लॉक को क्रॉस कर देना, तो समझ में आ जाएगा कि वो डीएलोकेट हो चुका है। एग्जाम में इस वीडियो का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट डू मीन बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन फाइल इंक्लूजन, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन मैक्रो एक्सपांशन, या फिर कंडीशनल कंपाइलेशन। तो पहले पूरा चीज़ समझेंगे अपन। एग्जाम में जो पॉइंट्स आएगा केवल आपको वही पॉइंट्स उतारना है, लेकिन कोई भी पॉइंट आए, लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में आपको ये नोट लिखना ही पड़ेगा। अब इस नोट के बाद अगर फाइल इंक्लूजन आएगा तो केवल आप फाइल इंक्लूजन की बात करेंगे, अगर मैक्रो एक्सपांशन आएगा तो नोट के बाद मैक्रो एक्सपांशन की बात करेंगे, या फिर कंडीशनल कंपाइलेशन की बात करेंगे। तो प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि मेरे प्रोग्राम को जब मैं कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल करने के पहले किसी प्रोसेस का हो जाना, प्री प्रोसेसर। और अगर आपने प्री प्रोसेसर का पूरा फंडा देखना है तो आप मेरी
प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ पर प्री प्रोसेसर का मैंने पूरा फंडा टीवी के एक रिमोट कंट्रोल से पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन के केस में आपको यहाँ पर इतना लिखना पड़ेगा। तो प्री प्रोसेसर क्या चीज़ होती है? कंपाइल करने के पहले होने वाली प्रोसेस इज नोन एज प्री प्रोसेसर। क्या बोला मैंने सिंपल सा लैंग्वेज में? कंपाइलेशन के पहले की प्रोसेस इज नोन एज प्री प्रोसेसर। दे आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को दिए जाने वाले ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है सी लैंग्वेज में, दैट आर प्रोसेस्ड बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के पहले ये प्रोसेस में आते हैं ऑफ द कोड बिगिन होने के पहले जो कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है, जब हम कंपाइल करते हैं, जस्ट कंपाइल हमने करा कि उसके पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल। तो ये किससे स्टार्ट होगा? ये हैश सिंबल से स्टार्ट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर नहीं, यहाँ पर तीन तरह के यहाँ पर प्री प्रोसेसर्स होते हैं। नंबर 1 फाइल इंक्लूजन, अगला मैक्रो एक्सपांशन, अगला कंडीशनल कंपाइलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फाइल इंक्लूजन। तो फाइल इंक्लूजन जो प्री प्रोसेसर होता है, जो डायरेक्टिव्स होती है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है। वी इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी इन आवर प्रोग्राम। अब किसी भी प्रोग्राम में अगर मुझे फाइल इंक्लूड करना है तो मैं इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करूंगा, जो कि कौन है? मेरा फाइल इंक्लूजन पहला वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना, और मैं मेरे प्रोग्राम में किसका इस्तेमाल करूंगा? प्रिंटफ और स्कैनफ का, जो कि अपन करते हैं बिल्कुल हर प्रोग्राम में। तो प्रिंटफ और स्कैनफ एक ऐसे फंक्शन है जो कि कौन सी लाइब्रेरी में डिफाइन है? stdio.h लाइब्रेरी में डिफाइन है। अगर ये लाइब्रेरी मेरे प्रोग्राम में नहीं रहेगी तो मेरा प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन काम ही नहीं करेगा। अगर मुझे इसको इस्तेमाल करना है तो मुझे इस लाइब्रेरी को पहले मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा कंपाइलेशन के पहले। तो यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम में दो तरह से लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है तो उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोला जाएगा, जैसे stdio.h, और उसको जो होगा वो हैश इंक्लूड आएगा। एंगुलर ब्रैकेट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि अपन हर प्रोग्राम में करते हुए आए हैं। एंगुलर ब्रैकेट में stdio.h लिखा, एंगुलर ब्रैकेट में string.h लिखा। और अगर यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी है, अगर हम javed.h नाम से कोई लाइब्रेरी बनाते हैं, तो javed.h नाम की अगर मैंने लाइब्रेरी बनाई तो जब उस केस में मैं क्या लिखूंगा? हैश इंक्लूड, डबल कोट में आ जाएगा javed.h। तो यहाँ पर जो भी यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी होगी उसको एंगुलर ब्रैकेट में न लिखते हुए हम डबल कोट में डिफाइन करते हैं। तो इससे मशीन को समझ में आ जाता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मुझे इस्तेमाल करनी है कि यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है। तो इस डायरेक्टिव्स के थ्रू मैं मेरे प्रोग्राम में किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकता हूँ। अगला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो है मैक्रो एक्सपांशन। क्या होता है? पहले अभी अपन प्रोग्राम पर आते हैं, प्रॉब्लम जनरेट करते हैं और उसको फिर समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक अरे लिया 5 साइज का, यूज़र के सामने मैंने मैसेज रखा कि भैया अरे में 5 वैल्यूज़ दो। तो चूंकि अरे का साइज़ 5 है तो मेमोरी में 5 साइज़ का ब्लॉक बन जाएगा, जो कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से लेकर 4 तक। तो मैंने लूप चलाया 0 से लेकर 4 तक, यूज़र से अरे की वैल्यू ले ली और उसी तरह से मैंने 0 से लेकर 4 तक अरे की वैल्यू को डिस्प्ले करा। मेरा सिंपल सा प्रोग्राम। अब मैंने आपसे कहा कि नहीं, अरे का साइज़ मुझे 5 नहीं करना है, 10 करना है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं साहब, यहाँ पर कर दो 10। तो मैंने यहाँ पर 10 कर दिया। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 की जगह पर मुझे 9 करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 की जगह पर मुझे 9 करना पड़ेगा। अब मैंने बोला ये मेरा प्रोग्राम कितनी वैल्यूज़ के लिए चलेगा? 10 वैल्यू के लिए चल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, मुझे 15 वैल्यू के लिए चलाओ, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 10 की जगह पर क्या आ जाएगा? 15। यहाँ पर 15 की जगह पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 की जगह पर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मुझे बिल्कुल बात समझ में आती है। मैंने आपसे कहा कि नहीं यार भैया, इसका तो साइज़ 5 ही रहने दो। तो मैंने जैसे ही बोला इसका साइज़ 5 ही रहने दो, तो अब आप मेरे को यूज करके घूर के देखोगी, यार ये क्या लगा के रखा है सर? कभी 5 बोलते हो, कभी 10 बोलते हो, कभी 15 बोलते हो, ये क्या सत्यानाश करा है? तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सर आप कुछ भी बोलो, हम इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पर एक मैक्रो डिफाइन कर देते हैं। मैक्रो मैंने डिफाइन करा किस नाम से? मैंने साइज़ नाम से एक मैक्रो डिफाइन करा और उसकी वैल्यू मैंने 5 रख दी। जहाँ पर मुझे यहाँ पर 5 की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर एक मैक्रो लिख दूंगा, क्या चीज़? साइज़। अब मुझे यहाँ पर साइज़ इसका 5 है तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा 4 तक। तो मैं यहाँ पर लेस देन क्या लिखूंगा? मैं लेस देन साइज़ लिखूंगा मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर परसेंटाइल डी लगा दूंगा और डबल कोट के बाद कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? साइज़ लिख दूंगा। तो यहाँ पर साइज़ से क्या होगा मुझे समझ में आएगी अभी थोड़ी देर में बात। अब यहाँ पर भी मैंने लेस देन इक्वल टू की जगह पर मैं सिर्फ लेस देन क्या लिखूंगा? साइज़ लिखूंगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर लेस देन साइज़ लिखा, मेरा काम खत्म हो गया। अब क्या होगा?
सर आपने 5 साइज़ का बोला तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, जैसे ही मैंने 5 लिखा तो एक अरे बन जाएगा 5 साइज़ का, सिंपल हो गया मेरा। एंटर परसेंटाइल साइज, साइज़ की वैल्यू कितनी 5 है तो मैं यूज़र से 5 वैल्यू ले लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लूप चलेगा लेस देन 5 क्योंकि साइज़ की वैल्यू 5 है तो लेस देन 5 लूप चलेगा, और जैसे ही लेस देन 5 लूप चलेगा मतलब 4 तक लूप चल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर 4 तक लूप चल जाएगा। अब मैंने कहा कि 50 कर दो तो अरे का साइज ऑटोमेटिकली 50 हो गया, 50 वैल्यू मांगूंगा मैं, 49 तक लूप चलेगा, 49 तक लूप चलेगा। इसका मतलब साइज को मैंने क्या करा है, कांस्टेंट बना दिया। जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर करूँगा पूरे प्रोग्राम में उसको उस वैल्यू से माना जाएगा। तो यूजिंग मैक्रो एक्सपांशन वी कैन क्रिएट अ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हम मैक्रो एक्सपांशन से क्या करेंगे, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, और उसको डिफाइन करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है हेज डिफाइन। मैक्रो का नाम आएगा और वैल्यू आएगी विदाउट सेमीकोलन। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हेज डिफाइन साइज 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। मैक्रो एक्सपांशन का मतलब ऐसा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसके थ्रू मैं कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का जो लास्ट जो टाइप है, थर्ड जो टाइप है, उसमें कंडीशनल कंपाइलेशन आता है। और कंडीशनल कंपाइलेशन में बाकायदा यहाँ पर 3-4 चीज़ें आती हैं जिनको कहा जाता है इफ़ डिफ़ाइन करा आपने कि इफ़ नॉट डिफ़ाइन करा। इसका मतलब होगा आपने कि इफ़ डिफ़ाइन करा कि नहीं करा। इसका मतलब होगा आपने क्या, यदि आपने डिफ़ाइन नहीं करा इसका मतलब सिंपल सा एल्स होगा, और यहाँ पर एंड इफ होगा। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम आपको डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने एक प्री प्रोसेसर बनाया, सबसे पहले डिफाइन करा मैंने, पाई की वैल्यू को डिफाइन करा, तो यहाँ पर मैंने पाई लिखा, यहाँ पर 3.14 आ गया। इसके बाद मैं वॉइड मेन लिखूंगा। वॉइड मेन लिखने के बाद हम 2 फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो फ्लोट एक वेरिएबल मैंने फ्लोट एक वेरिएबल मैंने एरिया लिया, और एक वेरिएबल मैंने आर लिया रेडियस के लिए, और एक वेरिएबल हमने एरिया लिया। यूज़र से हम सबसे पहले रेडियस की वैल्यू ले लेते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंटफ डबल कोट्स में एंटर वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पर हमने रेडियस की वैल्यू ले ली। अगला क्या होगा, स्कैनफ हो जाएगा। स्कैनफ के बाद परसेंटाइल डी डबल कोट्स क्लोज कॉमा एम परसेंटाइल एफ आएगा, क्योंकि हम फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, आर आएगा। अब यहाँ पर कंडीशनल कंपाइलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या लिखा, इफ डिफाइन करा आपने किसको, इफ डेफ किसको डिफाइन करा, अगर आपने पाई को डिफाइन करा है। अगर आपने पाई को डिफाइन करा है तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 3.14। तो 3.14 की जगह पर पाई आ जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। अगर आपने डिफाइन करा है तो पाई का इस्तेमाल करो, अदरवाइज हैश एल्स आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर लिख देंगे। क्लियर एकदम। और उसके बाद यहाँ पर हम इस कंडीशनल कंपाइलेशन को ख़त्म कर देंगे, जिससे हम किससे ख़त्म करेंगे, इसको एंड इफ से। उसके बाद इससे बाहर आकर हम सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ डबल कोट्स में एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटाइल एफ डबल कोट्स क्लोज कॉमा, मैं एरिया को डिस्प्ले कर दूंगा, और आखिरी में मेरे प्रोग्राम का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मैक्रो डिफाइन करा 3.14 पाई नाम से। अब ये प्रोग्राम ये बोलता है कि अगर आपने डिफाइन करा है पाई को तो आप पाई का इस्तेमाल कर दो, नहीं तो आप 3.14 का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि आपने अगर मैक्रो इस्तेमाल करा है तो आप मैक्रो का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप एल्स में अपना कोड लिख सकते हैं। सेम दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ़ एंड डेफ, इफ नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर अगर मैं इफ एंड डेफ लिखूंगा, अगर नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन में यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, इफ नॉट डिफाइन पाई। अगर आपने पाई को डिफाइन नहीं करा है तो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर हो जाएगा, और एल्स में एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर हो जाएगा। सिंपल सा कंडीशनल कंपाइलेशन पर ये छोटा सा कोड आपका तैयार होता है। और इस तरह से यहाँ पर आपका वीडियो नंबर 5 को मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल नाम का टॉपिक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी एग्जाम में फाइल नाम का टॉपिक आता है और किसी एग्जाम में किसी के सिलेबस में फाइल नाम का टॉपिक नहीं रहता है। तो फाइल नाम की जो मैं वीडियो, ये अलग से पूरा एक फाइल का मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, सिंगल एक वीडियो बनेगी फाइल की। तो वो आपको अगर देखना होगा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप उस फाइल की वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सिलेबस में एग्जाम में कैसे क्या लिख रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दम लगा के शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।